हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन की एक नई लिमिट आ चुकी है। उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में यूपीआई ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। और ये जो भी चेंजेस हैं वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 रूल्स 2026 के अकॉर्डिंग है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसके वजह से कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि जब गवर्नमेंट बोलती है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रही है, तो फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट कैसी? क्या हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन इस लिमिट तक ही करना, उसके बाद हमें नहीं करना है? ये जो भी लिमिट आप देख रहे हैं, ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स की कंप्लायंस पर्पस के लिए निकाले गए हैं। अब एक जनरल लिमिट यदि यूपीआई की हम देखें सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एंड इंडिविजुअल के लिए। अब सर्विस सेक्टर में जैसे कि सीए, डॉक्टर, एडवोकेट, आईटी प्रोफेशनल, डिजाइनर्स, इंजीनियर है, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सन जो कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। यूपीआई के थ्रू 20 लाख रुपीस या उसके नीचे तक का पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स की बात करें तो इसमें 40 लाख या उसके नीचे तक की पेमेंट रिसीव हो सकती है। इंडिविजुअल की बात करें तो 4 लाख रुपीस तक या उसके नीचे तक आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। लेकिन यदि 4 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको आईटीआर तो फाइल करना है, लेकिन 12 लाख तक यदि आपकी इनकम आती है तो टोटली वो टैक्स फ्री हो जाती है। अब ये जो लिमिट आप देख रहे हैं, ये लिमिट कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो यहाँ पे देखिए, जब भी कैलकुलेशन यूपीआई की जाती है तो उसमें आपकी सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में या फिर डिजिटल वॉलेट के थ्रू कितना टोटल क्रेडिट आया हुआ है ये देखा जाता है। अब यहाँ पे जब भी ये टोटल क्रेडिट देखा जाता है तो इसमें एक्सपेंसेस माइनस नहीं होता है। इनफैक्ट आपके सेविंग, करेंट या पोस्ट ऑफिस या डिजिटल वॉलेट में पेमेंट यूपीआई के थ्रू आए हुए हैं और उसमें से आपने खर्च भी कर रखा है, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी टोटलिंग करता है तो एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो भी आप लिमिट देख रहे हो, आपके इस क्रेडिट को इससे मैच किया जाता है। जैसे ही ये क्रेडिट आपकी इस लिमिट को क्रॉस कर देती है तो उस केस में आईटीआर और जीएसटी के कंप्लायंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स हो, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट जैसे ही क्रॉस होगी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है और आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उस केस में भी आपको ये गलती नहीं करनी है। पूरे ड्यूरिंग द ईयर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया और यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि आपकी यूपीआई की क्रेडिट, चाहे वो सेविंग हो चाहे करंट अकाउंट हो, यूपीआई के थ्रू जितना भी क्रेडिट आया हुआ है या फिर आप जो जीएसटी रिटर्न में अपना सेल्स या टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो आप टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं, दोस्तों ये तीनों ही फिगर आपस में एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स या फिर सर्विस सेक्टर के पर्सन का इनकम भले ही 4 लाख या उसके नीचे हो या फिर आपके लॉसेस हो रखे हैं, लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख या फिर उसके ऊपर है तो ऐसे केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसे शो करना कंपलसरी है। और बाकी जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके लिए कि 4 लाख तक या उसके नीचे तक इनकम तो आपको आईटीआर नहीं फाइल करना है और उसके ऊपर जाता है तो आपको फाइल करना है। अब गलती क्या होती है कि जब आप आईटीआर फाइल करने जाते हो तो उस केस में आप अपनी इनकम को कम डिक्लेयर करते हो। मतलब कि आप यूपीआई के थ्रू लेट से कि 9 लाख रुपीस आ गया या फिर 10 लाख रुपीस आ गया, 11 लाख आ गया, लेकिन आप आईटीआर में इनकम को कम दिखाते हैं, आप नील की आईटीआर फाइल कर देते हो या फिर आपने आईटीआर ही फाइल नहीं किया। यहां पे जीएसटी के केस में कई बार यूपीआई क्रेडिट, जीएसटी सेल्स और आईटीआर में जो आप टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं मिसमैच हो जाती है, या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न नील की फाइल करते हैं या फिर आप फाइल ही नहीं करते हैं जबकि आपके यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट आया हुआ है बहुत हैवी अमाउंट का है। ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है और आपसे पूछता है सोर्स, मतलब कि यूपीआई के थ्रू जो भी पैसा आपके अकाउंट में आया हुआ है उसका सोर्स आपसे पूछता है और आप उसको एक्सप्लेन जब नहीं कर पाते हैं तो उस केस में वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल सिनारियो समझते हैं कि कोई सिंगापुर का टूर आया हुआ है और आप जो है उसमें इंटरेस्टेड हो, आपको घूमना है, जो कि 5 नाइट 4 डेज का पैकेज है
और उस केस में आपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बना ली और टोटल जो है यहाँ पे खर्च आ रहा है 8 लाख रुपीस का, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए टूर पैकेजेस को आपने बुक कर दिया जिसमें कि फ्लाइट, होटल या फिर जो भी एक्सपेंसेस है वो सब इंक्लूडेड है। और आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि ठीक है तुम लोग हमें पेमेंट बाद में कर देना। कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने कि अपने कजिन को या फिर अपने ब्रदर को या फिर अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू वो पैसे भेज दे। या फिर ये भी हो सकता है कुछ फ्रेंड किसी वेंडर के पास गए जो कि परिचित है, उसको बोले कि भाई आप कैश ले लीजिए और आप यूपीआई के थ्रू इस क्यूआर कोड पे या फिर इस नंबर पे आप पेमेंट भेज दीजिए। ऐसे केस में होता क्या है, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट तो रिसीव किए लेकिन वो सब अननोन थर्ड पार्टी अकाउंट से आए हुए। आपने आरटीआर नहीं फाइल किया लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है और आपकी जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हुई थी, जो पैसे 8 लाख रुपीस क्रेडिट हुए थे, उसके आधार पे आपको नोटिस सेंड करता है। अब यहाँ पे जब नोटिस आती है तो उस केस में आपके लिए बहुत ही सरप्राइज हो सकता है। अब कई बार क्या होता है, लोग पुराने टिकट्स को बचा के नहीं रखते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड हो सकती है क्लोज हो गई हो और जिन पर्सन से पेमेंट आपको रिसीव हुआ था वो भी अननोन पर्सन है। अब जनरली यहाँ पे यदि फ्रेंड के थ्रू यदि पैसे आए होते तो आप उसको प्रूफ कर सकते थे कि हाँ इन फ्रेंड्स को हम घुमाने ले गए थे, उनका ये टिकट है, वीजा है, पासपोर्ट है, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना था, लेकिन आपने नहीं रखा। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस सोर्स को जो कि आपके अकाउंट में पैसे आ रखे हैं। तो जो 8 लाख रुपीस इस पर्सन के अकाउंट में आया वो उसकी सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लिया गया। अब यहाँ पे एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि जो पानी पूरी सेलर्स को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजा, या फिर फ्रूट सेलर्स हैं उनको भी रिसीव होगी नोटिस। अब यूपीआई के थ्रू जो पानी पूरी सेलर हो 50 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट किया और उसको पेमेंट भी यूपीआई के थ्रू मिला। जो फ्रूट सेलर था उसने भी 40 लाख रुपीस से ऊपर का उसने जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट लिया। अब यहाँ पे जो पानी पूरी सेलर्स है या फ्रूट सेलर, उससे लगता है कि हम लोग तो छोटे दुकानदार हैं, हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली में यूपीआई के थ्रू जो भी आपके पास पेमेंट आया वो आपके अकाउंट में आया, तो ये अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ट्रांजेक्शन्स को फ्लैग करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पानी पूरी सेलर और जो भी फ्रूट सेलर है उसको नोटिस सेंड करता है। अब अनएक्सप्लेन्ड इनकम यदि ट्रीट होता है तो देखिए अभी ओल्ड एक्ट 1961 और न्यू एक्ट 2025 जो आ चुका है, इसमें जो सेक्शंस थे वो चेंज हो चुके हैं, रूल भी बदल गया है। पहले सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 69D तक अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट मनी सब उसमें ट्रीट होता था। इसके बाद जो टैक्स और पेनाल्टी लगाई जाती थी वो सेक्शन 115BE में लगाया जाता जो कि रफली अराउंड 84% तक होता था। अब 8 लाख रुपीस का उस पर्सन का जो सिंगापुर टूर पे गया था उसका 8 लाख रुपीस पूरा जो है इनकम मान लिया गया, उस पर सरचार्ज, एजुकेशन सेस प्लस पेनाल्टी लग गई, 84% उसको पेमेंट करना पड़ा, मतलब कि लगभग 8.4 लाख रुपीस उसको पे करना पड़ा। और दूसरा जो पानी पूरी सेलर है और जो भी फ्रूट सेलर है उसे भी इसी तरीके की 84% की पेनाल्टी फेस करनी पड़ती थी पहले। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि ये जो 68 to 69D है ये दोस्तों 102 to 106 में चला गया है और जो टैक्स और पेनाल्टी का जो सेक्शन यहाँ पर है वो चेंज हो चुका है। अब सेक्शन 195 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फ्लैट रेट है 30% कर दिया। पहले 60% का ये रेट यहाँ पे था लेकिन अब उसको 30% कर दिया गया और उसके बाद पेनाल्टी इन्होंने 200% का यहाँ पे ऐड कर दिया। सेक्शन 270A ये कहता है कि आपने अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया हुआ है आईटीआर में, आपने जीएसटी के टर्नओवर डिक्लेयर नहीं किए और यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में जो पेमेंट आया था, चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर हो, उसको आपने अपनी आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अनएक्सप्लेन्ड मनी मानता है, उसको इनकम मान लेता है। तो ये क्या होता है कि 270A में जब जाता है तो ये अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग मान लिया जाता है, जिसमें कि 200% तक की पेनाल्टी लगाई जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर दी है, इसको सेक्शन 439 में लेके चली गई। अब 30% का तो आपको ये अनएक्सप्लेन्ड जो भी इनकम है इस पर टैक्सेस लगेंगे, साथ में 200% का पेनाल्टी भी इन्होंने ऐड कर दिया। पहले ये पेनाल्टी 200% की नहीं थी, इसमें सिर्फ 84% ही पे करना होता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यूपीआई ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इसका स्पेशल डिस्क्लोजर भी आपको देना पड़ेगा।
यदि ये डिस्क्लोजर आप नहीं देते हो तो उस केस में डिपार्टमेंट के लिए आसान हो जाएगा ऐसे केस को पकड़ना, नोटिस जारी करना और पेनाल्टी लगाना, जो कि यहाँ पे रूल 163 में इसको कवर किया गया, जिसका सेक्शन 263 है। इसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की या फिर क्रिप्टो मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो या शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है, अकाउंटिंग उसकी प्रॉपर रखनी है, सारे प्रूफ आपको संभाल के रख रहे हैं कि कल के डेट में यदि नोटिस आती भी है तो आप उसकी जस्टिफिकेशन दे पाएं। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन की इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें और इसको फॉलो करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो दीजिए, पसंद है तो अच्छी लगे तो